आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ डा, दैट इज मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, परफॉर्मेंस मेजर, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग एल्गोरिदम्स, पैरेलल लूप्स और रेस कंडीशन। उसके साथ हमें देखना है मल्टी थ्रेडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट। ये दोनों एल्गोरिदम हमें देखने हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम क्या होता है, और बीएफएस में डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये भी हमें देखना है। उसके साथ है स्ट्रिंग मैचिंग, और स्ट्रिंग मैचिंग में दो एल्गोरिदम हमें देखने हैं कि नेव स्ट्रिंग मैचिंग एंड रॉबिन का एल्गोरिदम। तो ये पूरा चैप्टर थ्योरी चैप्टर है। तो आपको ज़्यादा मतलब इसमें जैसे कि यूनिट नंबर 3 और 4 में जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस उस टाइप के प्रॉब्लम्स इस पे नहीं है। तो एक बढ़िया बात है। तो हम आते हैं हमारे प्यारे डीके साहब के नोट्स पर, और हम चालू करते हैं पढ़ना। तो इसमें सबसे फर्स्ट है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, स्पॉन एंड सिंक कीवर्ड्स। मतलब ये स्पॉन और सिंक क्या होता है, मतलब multi-threaded algorithms are parallel algorithms which can run on parallel computers that permits multiple instructions to execute concurrently. Multi-threading मतलब कुछ प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम्स दोनों साथ में एग्जीक्यूट होना, इसको ही हम मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग बोलते हैं। इन मल्टी थ्रेडेड एल्गोरिदम द स्पॉन एंड द सिंक कीवर्ड्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू मैनेज पैरेलल टास्क एफिशिएंटली। और इसमें एक स्पॉन होता है और सिंक, ये दो कीवर्ड हम हमेशा यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग डिफाइन करते वक्त। तो ये स्पॉन कीवर्ड क्या है? द स्पॉन कीवर्ड इज यूज टू इंडिकेट दैट अ पर्टिकुलर टास्क और फंक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल विथ कॉन्करेंट टास्क। मतलब जो फंक्शन हमें पैरेलली रन करना है, हम उससे पहले लिखेंगे स्पॉन। व्हेन अ टास्क इज स्पॉन्ड, अ न्यू थ्रेड और लाइटवेटेड प्रोसेस may be created to execute it independently. The current thread does not wait for spawn task to complete. Instead, it continues executing other instructions. मतलब क्या कि जो तुमने स्पॉन किया है वो पैरेलल में चलेगा प्रोसेस, और जो बाद में का कोड है वो भी साथ में ही चलेगा। उसके ये जो स्पॉन फंक्शन है उसके लिए वो नीचे वाला कोड वेट नहीं करेगा। और सिंक कीवर्ड क्या होता है? द सिंक कीवर्ड इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ऑल प्रीवियसली स्पॉन टास्क आर कंप्लीटेड बिफोर प्रोग्राम कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन बियॉन्ड द सिंक पॉइंट। सिंक पॉइंट मतलब जो हमने ऊपर वाले फंक्शंस जो हमने स्पॉन किए थे उसको सिंक में लाने के लिए हम सिंक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इट एक्ट एज अ सिंक्रोनाइजेशन बैरियर वेयर द पेरेंट थ्रेड वेट्स फॉर ऑल इट्स स्पॉन चाइल्ड थ्रेड टू फिनिश देयर वर्क। मतलब ये कि सिंक एज अ सिंक्रोनाइजेशन बैरियर वर्क करता है, जो ऊपर वाले स्पॉन फंक्शंस को एक स्पॉन फंक्शन का एग्जीक्यूशन होने तक वेट करता है। तो हमें एक एग्जांपल देना है उसके साथ कि फिबोनाची सीक्वेंस यूजिंग स्पॉन एंड सिंक। तो यहाँ पे एक फंक्शन है कि इन पैरेलल फिबोनाची जो n लेता रहे, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न n। ये बेस कंडीशन में पता है फिबोनाची की। एल्स इंट x कोमा वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, x इक्वल टू स्पॉन पैरेलल फिबोनाची n-1 और y इक्वल टू पैरेलल फिबोनाची n-2। यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों फंक्शन स्पॉन में चले गए, मतलब वो पैरेलली चलेंगे दोनों फंक्शंस। स्पॉन मतलब ये एक्स वाला फंक्शन है जो वो पैरेलली चलेगा, और वाई का एज इट इज वर्किंग होगा। और उसके बाद हम लिखेंगे सिंक कि एडिशन करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हुए क्या नहीं हुए। तो हम उससे पहले राइट करेंगे सिंक। सिंक क्या करेगा, वेट फॉर ऑल स्पॉन टास्क टू कंप्लीट। तो वो वेट करेगा कि ऊपर वाले स्पॉन फंक्शन सभी एग्जीक्यूट होने तक, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे एक्स प्लस वाई। तो ये सिंपल सा कोड है फिबोनाची का, वो तुम लिख सकते हो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक्स और वाई दोनों को अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने हैं, और एक्स को सिर्फ स्पॉन लिखना है, और रिटर्न करने से पहले तुम्हें सिंक लिखना है। बस इतना ही है। उसके बाद आता है पॉइंट एनालाइजिंग मल्टी थ्रेडेड एल्गोरिदम, रेस कंडीशंस एंड पैरेलल लूप्स। ठीक है, while analyzing multi-threaded algorithms, the goal is to maximize efficiency while avoiding the issue like race condition and ensuring correct synchronization। हम क्या करते हैं मल्टी थ्रेडिंग में
इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज करते हैं और रेस कंडीशन को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। रेस कंडीशन बाद में है, हमें वो भी पढ़ना है। तो उससे पहले देखते हैं द एनालिसिस फोकसेस ऑन फॉलोइंग मैट्रिक्स। वह हम एनालिसिस कैसे करते हैं किसी एल्गोरिदम का, और मतलब किस मैट्रिक्स पे हम एनालिसिस करते हैं। तो वर्क होता है एक टी, उसको हम T1 से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एल्गोरिदम इवेंचुअली, summing up all the operation across all threads as if they were executed one after other। मतलब एक एल्गोरिदम है, वो नॉर्मली कितना टाइम लेता है, तो उसको हम T1 से डिनोट करेंगे और उसको हम बोलेंगे वर्क। और सेकेंड है स्पैन। स्पैन होता है टी इन्फिनिटी। दिस रिप्रेजेंट द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एल्गोरिदम ऑन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स which is determined by the longest sequence of dependent operations। मतलब अगर इनफाइनाइट प्रोसेसर्स है तो एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम स्पैन बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं टी इन्फिनिटी से। तो नेक्स्ट मेट्रिक है पैरेललिज्म। इट इज डिफाइंड एज work upon span, that is T1 divided by T infinite। This matrix shows how much speed up can be theoretically achieved by parallelizing algorithm। इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि मतलब कितना हम स्पीड अप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं theoretically बाय पैरेललाइजिंग एल्गोरिदम। तो उससे पहले देखते हैं स्पीड अप क्या होता है। स्पीड अप इज अ रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय सिक्वेंशियल एल्गोरिदम टू टाइम टेकन बाय मल्टीथ्रेडेड एल्गोरिदम। मतलब जो नॉर्मली कितना टाइम ले रहा है उसका रेशियो मल्टीथ्रेडेड एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद। तो स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, T1 डिवाइड बाय TP। और T1 क्या होता है, वर्क। उसके बाद TP होता है मल्टीथ्रेडेड, जब मतलब P प्रोसेसर्स पे वो एल्गोरिदम वर्क हो रहा है तो TP उसको बोलते हैं। स्पीड अप क्या होता है, T1 डिवाइड बाय TP। और पैरेललिज्म क्या होता है, वर्क अपॉन बाय स्पैन। स्पैन वर्क क्या होता है T1, स्पैन क्या होता है T इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखो ये चीज़ें। Efficiency, it measure how effectively the processors are utilized। It is given by a speed up divided by P। मतलब हम इफिशियंसी चेक कर रहे हैं कि या प्रोसेसर की इफिशियंसी या चेक होती है, और इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड अप डिवाइड बाय P। तो और P वही है कि पैरेलल प्रोसेसर्स वाला। तो पैरेलल लूप्स क्या होते हैं, इन मल्टीथ्रेडेड एल्गोरिदम लूप्स आर कॉमन टारगेट फॉर पैरेललाइजेशन बिकॉज दे आर ऑफ्टन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट आइट्रेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। मतलब लूप्स मतलब क्या, फॉर लूप, ओ लूप, मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप। इसमें हम पैरेललाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमें वी कैन यूज कीवर्ड पैरेलल विथ फॉर टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लूप्स। तो इसका एग्जांपल हमें क्या दिया है कि प्रोग्राम OMP पैरेलल फॉर। तो और उसके नीचे लिखना है तुम्हें फॉर लूप, जैसे नॉर्मल लिखते हो कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस एंड सो ईच इटरेशन कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली और प्रोसेस ऑफ डेटा ऑफ i। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो सब इटरेशंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होंगे, पैरेलली परफॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन रेस कंडीशन ऑकर्स इन मल्टीथ्रेडेड एल्गोरिदम्स व्हेन टू और मोर थ्रेड्स एक्सेस शेयर डेटा और रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। मतलब रेस कंडीशन मतलब क्या कि दो से ज़्यादा थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जो मेमोरी में स्टोर डेटा है उसको एक साथ ही एक्सेस कर रहे हैं, तो और उनमें से एक राइट ऑपरेशन है, तो वो रेस कंडीशन फॉर्म होती है कि मतलब डेटा डेटा में इंटरप्शन होता है और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आउटकम आता नहीं है। तो एग्जांपल क्या है इसका, इंट काउंटर इक्वल टू 0 वाइल इंक्रीमेंट काउंटर काउंटर प्लस प्लस, नॉन एटॉमिक ऑपरेशन है। ठीक है, इफ टू थ्रेड्स एग्जीक्यूटेड इंक्रीमेंट काउंटर साइमल्टेनियसली देन अपडेट टू काउंटर में ओवरलैप लीडिंग टू इनकरेक्ट रिजल्ट। मतलब अगर दो थ्रेड्स एक साथ ही इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, तो मतलब एक एक बार एक काउंट ऐड करेगा, एक दूसरी बार दूसरा ऐड करेगा, तो ओवरलैप होने के चांसेस है और रिजल्ट हमें इनकरेक्ट मिल सकता है। तो ये रेस कंडीशन हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, यूजिंग लॉक्स एंड म्यूटेक्सेस अलाउइंग द वन थ्रेड टू एक्सेस देम एट अ टाइम। मतलब लॉक लगाएंगे और एक थ्रेड ही एक टाइम को, मतलब एक थ्रेड को ही एक्सेस देंगे कि एक टाइम उसका एग्जीक्यूशन हो जाए। तो इससे हम
रेस कंडीशन अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड है यूजिंग एटॉमिक ऑपरेशंस, यूज वेरिएबल्स लोकल टू थ्रेड्स दैट आर इनहेरेंटली थ्रेड सेफ, यूज वेरिएबल्स लोकल टू थ्रेड्स दैट आर इनहेरेंटली थ्रेड सेफ। हम एटॉमिक ऑपरेशन यूज करके थ्रेड सेफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टी थ्रेडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टी थ्रेडेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व splitting task of multiplying two matrices into a smaller subtask that can be executed in parallel by multiple threads. Each thread is responsible for calculating subset of elements in resultant matrix. मतलब हाँ, एक बार विजुअल्स है क्या इसमें? विजुअल्स नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है और इनपुट है, एक मैट्रिक्स है W और दूसरा है X, आर टू n बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। और आउटपुट क्या है, Y आउटपुट है जो कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो होता क्या है कि एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, रुको यार, A B C D और E F G H। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि A और E प्लस B और बी जी का मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे एडिशन होती है। और सिमिलरली यहाँ इसमें क्या होता है कि और यही बनता है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स की सी और ई प्लस डी इंटू जी। और सिमिलरली यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू। तो ये एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है चार ऑपरेशंस का। तो ये चार ऑपरेशंस हम अगर मल्टी थ्रेडिंग के यूज़ करके अगर पैरेलली रन करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फास्ट और इफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर पहले वो अब इसका एल्गोरिदम हम देख सकते हैं कि इसका एल्गोरिदम क्या है। तो मैं रिमूव करता हूँ और एल्गोरिदम हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम क्या है, पैरेलल आई से लेके एन तक, पैरेलली जे है आई से लेके 1 से लेके एन तक। तो इनिशलाइज करना आई जे इक्वल टू मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 हम इनिशलाइज कर रहे हैं। और एक फॉर लूप लगा के वाई में हम मतलब वही ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं कि वाई आई जे इक्वल वाई आई जे प्लस डब्ल्यू आई के इंटू एक्स ऑफ के जे। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और वाई के मैट्रिक्स में वो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और आखिरी में रिटर्न वाई कर रहे हैं। मतलब जो लीनियर एल्गोरिदम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम सिंपली करते हैं उसका एल्गोरिदम लिखा है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम इज ओमेगा ऑफ एन क्यूब वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन टू मैट्रिसेस। तो अगर हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ओमेगा ऑफ एन क्यूब। तो दिस मेथड रिड्यूसेस कंप्यूटेशन टाइम सिग्निफिकेंटली स्पेशली फॉर लार्ज मैट्रिसेस बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स। मतलब अगर एक जो प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन की मैंने तुम्हें दिखाए वो चार, अगर वो पैरेलली हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली रिड्यूस होके ओमेगा ऑफ एन स्क्वेयर या एन में तुम्हें रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें तुम्हें थोड़ा ऐड करने की ज़रूरत है कि अगर वो चार प्रोसेस हम एज पैरेलली हो रहे हैं, थ्रेड उनको अलोकेट किए हैं, तो ये सब भी तुम्हें पॉइंट ऐड करने ज़रूरी है। और ये लिखे भी तो ठीक है, लेकिन वो भी 2-3 पॉइंट ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद है मल्टी थ्रेडेड इन मर्ज सॉर्ट। इन मल्टी थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट द अरे इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच हाफ इज सॉर्टेड रिकर्सिवली बाय सेपरेटेड थ्रेड्स। मतलब यही कि जो मर्ज सॉर्ट होता है नॉर्मल मर्ज सॉर्ट, उसमें हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स हम एक अरे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आधे आधे से कम वाला इधर और आधे से ज़्यादा वाला इधर, और वो इंडिविजुअली हम सॉर्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम दो थ्रेड्स लेंगे, एक इस थ्रेड को देंगे और एक इस थ्रेड को देंगे, तो वो जो सॉर्टिंग की प्रोसेस है वो पैरेलली होगी और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफिशिएंटली significantly decrease होगा। मतलब the merge step combines the sorted halves typically perform in a parallel as well, so it reduces the time complexity from omega of log n significantly sequentially to approximately omega of log n with a sufficient threads। तो देखा आपने कि अगर नॉर्मली सॉर्टिंग में हमें n log n लग रहा था, तो बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा log n में रिड्यूस हो गई। ठीक है। सो द सूडो कोड फॉर मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट क्या है? सूडो कोड कि मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट ए स्टार्ट एंड, इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड रिटर्न बेस कंडीशन, और मिड क्या होता है कि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। और हम यहाँ पे स्पॉन मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट ए स्टार्ट मिड एंड स्पॉन मल्टी थ्रेड मर्ज सॉर्ट ए मिड प्लस 1 एंड। मतलब हमने दो थ्रेड क्रिएट किए, उसके बाद हम सिंक करेंगे और उसके बाद फिर से वो हम मर्ज करेंगे यूजिंग द मर्ज फंक्शन, मर्ज ए स्टार्ट मिड एंड। और मर्ज फंक्शन, यहाँ पे मर्ज फंक्शन का लॉजिक लिखा है कि टेम्पररी अरे क्रिएट करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे इस अरे का और उस अरे का, और हम टेम्पररी में वैल्यू ऐड करते जाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू उसमें ऐड करेंगे। और अगर लेफ्ट में कुछ रिमेनिंग है तो बचे हुए टेम्पररी अरे में ऐड करेंगे, और कुछ अगर राइट में बचे हैं तो राइट वाले टेम्पररी में ऐड करेंगे, और वो टेम्पररी हम रिटर्न कर देंगे। तो यही है मर्ज सॉर्ट का फंक्शन, एक बार देख लो। और तुम्हें मतलब ये तुमने अगर अगर सूडो कोड लिखा और ये 4-5 सेंटेंस लिखे तो बस हो गया तुम्हारा काम, मल्टी थ्रेड इन मर्ज सॉर्ट वाला। तो उसके बाद हम देखते हैं distributed BFS। मतलब distributed BFS is used to explore graphs that are too large to fit into a memory of a single machine। मतलब जो बहुत लार्ज डेटा होता है, कि जैसे कि फेसबुक वाला, फेसबुक एनालिसिस वाला, सोशल मीडिया वाला डेटा, जो BFS वाला ग्राफ डेटा है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है, जो एक मेमोरी में फिट नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं कि इन दिस अप्रोच द ग्राफ इज पार्टीशन अक्रॉस द मल्टीपल मशीन्स। हम उस डेटा को पार्टीशन करते हैं मल्टीपल मशीन्स में, एंड द BFS इज परफॉर्म बाय एक्सचेंजिंग फ्रंटियर मतलब करंट लेयर नोट्स अमॉन्ग द करंट मशीन। और हम उसमें BFS ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कैसे? कि हम उस मशीन मशीन के साथ मल्टीपल मशीन में डेटा एक्सचेंज करेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज फ्रंटियर। मतलब अगर BFS नोड बाय नोड एक्सेस कर रहे हो डेटा, तो जो तुम लेवल लेवल एक दूसरे मशीन को मतलब किस लेवल पे तुम अभी हो, तो वो डेटा तुम दूसरे मशीन के साथ शेयर करोगे। तो एट ईच लेवल ऑफ BFS द नोट्स आर प्रोसेस्ड इन पैरेलल बाय मशीन्स एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड टू शेयर डिस्कवर नोट्स एंड अपडेट देयर लेवल्स। Distributed BFS is widely used in analyzing social networks, web graphs, and other large scale datasets. Challenges including managing communication overhead and ensuring load balancing among machines। अब तुम एडवांटेज लिखोगे कि इसमें एडवांटेजेस में क्या आ सकता है कि लार्ज डेटा एनालाइज होगा और फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगी। और तुम इसके 2-3 डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो कि डिफिकल्ट टू सेटअप, इफ also we have to wait to get data from the another machine। और क्या चैलेंजेस तुम बता सकते हो इसमें कि लोड बैलेंसिंग हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो ये सब डिसएडवांटेज भी तुम इस पॉइंट में लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड BFS में। ठीक है। उसके बाद है रैबिन कार्प एल्गोरिदम। द रैबिन कार्प एल्गोरिदम इज अ स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम that uses hashing to find patterns in a given text efficiently। ये एल्गोरिदम क्या, एक रैबिन कार्प एल्गोरिदम क्या है कि स्ट्रिंग सर्चिंग वाला एल्गोरिदम है, जो कि स्ट्रिंग सर्चिंग में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ हैशिंग्स। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कंपेयरिंग पैटर्न्स विद एवरी सबस्ट्रिंग, इट computes hash value of pattern and sliding substring of text। when a hash matches occur, actual string are compared to avoid false positive due to hash collision। तो मतलब हम क्या करेंगे, जब हम किसी लार्ज डेटा सेट में, लार्ज टेक्स्ट में हमें
एक स्ट्रिंग सर्च करनी है और पैटर्न सर्च करना है तो हम रैबिन कार्प एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। तो रैबिन कार्प एल्गोरिदम क्या करता है कि हैश फंक्शन का यूज़ करता है, हैशिंग का यूज़ करता है और जो तुम्हारा पैटर्न है उसका हैश कंप्यूट करता है और उस हैश का जो कंप्यूट किया हुआ हैश है वो सब स्ट्रिंग में फाइंड करेगा और जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे वो एक्चुअल स्ट्रिंग कंपेयर करके तुम्हें बताएगा कि वो इफ़ दैट स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन टेक्स्ट और नॉट। ठीक है, तो इसका सूडो कोड देखो क्या है कि फंक्शन रॉबिन कार्प टेक्स्ट पैटर्न डी क्यू। तो यहाँ पे एन क्या है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट, एम लेंथ ऑफ पैटर्न। तो मल्टीप्लायर फॉर हैश, तो यहाँ पे एच क्या है, मल्टीप्लायर है कि डी रेस टू पावर एम माइनस वन मॉड क्यू और पी हैश टी हैश हम जीरो जीरो डिफाइन करेंगे। हैश वैल्यूज फॉर पैटर्न एंड टेक्स्ट, इनिशियली हैश वैल्यू हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। कंप्यूट इनिशियल हैश वैल्यूज फॉर आई इक्वल टू जीरो एम माइनस वन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पी हैश और टी हैश की वैल्यू निकालनी है। तो तुम यहाँ मतलब अगर याद रखा तो ठीक है, पी इंटू पी हैश और प्लस ओ ओ आर डी, या तुम सिर्फ लिखो कि कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ पी हैश, कैलकुलेट द हैश वैल्यू ऑफ टेक्स्ट हैश। ठीक है, उसके बाद लिखो स्लाइड पैटर्न ओवर अ टेक्स्ट में क्या करना है, स्लाइडिंग विंडो लेनी है वो टेक्स्ट में और उस टेक्स्ट का इफ पी हैश इक्वल टू टी हैश, देन तुम्हें क्या करना है, वो पैटर्न मैच होता है कि चेक करना है कि टेक्स्ट ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस एम इक्वल टू पैटर्न की वो टेक्स्ट है रियली अवेलेबल क्या नहीं, वही चेक करना है। और तुम्हें क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, फाउंड पैटर्न इज फाउंड एट इंडेक्स। और अगर नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, अपडेट द हैश फॉर नेक्स्ट। तो तुम्हें टी हैश की वैल्यू अपडेट करनी है और फिर से वो चेक करना है। तो यही है सुडो कोड। और उसके बाद और एक एल्गोरिदम है स्ट्रिंग मैचिंग का, उसका नाम है न्यू स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम। तो सुडो कोड फॉर न्यू स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम क्या है, न्यू स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ना हैश वाली, ये जो कंडीशन है हैश वाली, ये चेक नहीं होती, सीधा डायरेक्टली तुम टेक्स्ट चेक करने लगते हो, तो इसके लिए वो टाइम लेता है। तो इससे बेहतर एल्गोरिदम है वो रॉबिन, क्या नाम है उसका, रॉबिन कार्प एल्गोरिदम वाला। ठीक है, तो इसका सूडो कोड हमें गिवन है कि न्यू स्ट्रिंग मैचेस टेक्स्ट एंड पैटर्न इफ एन इज लेंथ एम इज, ठीक है, एन इज लेंथ ऑफ टेक्स्ट एम इज लेंथ ऑफ पैटर्न और फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस एम मैच इक्वल टू ट्रू। तो तुम क्या करते हुए देखो यहाँ पे, इफ टेक्स्ट ऑफ आई प्लस जे नॉट इक्वल टू पैटर्न देन मैच फॉल्स एंड ब्रेक, इफ मैच इक्वल टू ट्रू देन से पैटर्न इज फाउंड एट इंडेक्स आई। So the time complexity of new string matching algorithm is omega of n into m, where as the Robin Karp it is omega of n plus m। वही है कि न्यू स्ट्रिंग एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट नहीं है का रॉबिन कार्प एल्गोरिदम से। ठीक है, तो एनएसएम एल्गोरिदम इज इनएफिशिएंट फॉर लॉन्ग टेक्स्ट वेयर रॉबिन का मे बी एफिशिएंट फॉर ऑन एवरेज। कि कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो तो रॉबिन का एल्गोरिदम हमें इफिशिएंट है उस टेक्स्ट सर्च के लिए। ठीक है, तो उसके बाद है एल्गोरिदम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री क्या है, तो इनिशियलाइजेशन ईच नोड कंसिडर इटसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ its own fragment subset of MST. Every node knows weight of its direct connected edges and communicates only with its neighbors. Second, each fragment has a leader node responsible for the managing fragments. Initially, each node is its own leader. Third, every fragment identifies its minimum outgoing edge MOE, the smallest weight edge connecting it to the other fragment. Fragments merge by connecting their MOEs. The node with the smallest MOE becomes the leader of the merged fragment. All nodes in fragments are informed of merge. Repeat the process until all nodes belonging to the single fragment, the MST। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। और इसमें भी सभी थेरी वाले टॉपिक्स है। तो बस थेरी पढ़ के जाओ, एक बार रिवाइज करो और बस लिख के आओ, मतलब पेपर ब्लैंक मत छोड़ो।
लिख के आओ जो जो आता है, मतलब इसमें एक एल्गोरिदम भी हमने देखे, मर्ज सॉर्ट, वो बेसिक वाली है, पुराने वाली है। तो पेपर लिख के आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।